इसके खुद के बाल नहीं है, दूसरों के बाल कैसे स्टाइल करता है? हाउ डिड यू हैंडल इट? अभी भी जो मेरे बाल हैं ये मेरे असली बाल नहीं हैं, नकली बाल। और मुझे कोई शर्म, मैं तो अभी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। My father, Mr. Hakeem Keranvi, he was India's first pioneer hairdresser and वो थे जिन्होंने अमित जी को वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल दिए जो कान पे बाल रखते हैं। जंजीर फिल्म और शोले, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, शराबी, उनकी डेथ बहुत जल्दी हुई। वो सिर्फ 39 के थे और जब उनकी डेथ हुई मैं सिर्फ 9 साल का था। मेरे वालिद साहब ने सिर्फ बैंक में सिर्फ 13 रुपये रखे थे और बैंक में कुछ था नहीं हमारे। If I start saying the name of the stars and the cricketers, I think this podcast छोटा पड़ जाएगा। I create looks for so many actors in Hindi film industry, in Telugu film industry, in Tamil film industry. अगर आप ये फिल्में देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में, more than 90% movies इस स्टाइल पर नहीं। अभी आप छावा भी देखो ना, छावा में विक्की कौशल का जब आप लुक देखते हो, आप उनको किसी प्रोफाइल में देखो, उनकी जो दाढ़ी का शेप है, सलमान खान, संजय दत्त, सैफ अली खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, दे ऑल आर माई क्लाइंट्स, स्टिल माई क्लाइंट्स। ओपनिंग बैट्समैन से लेके 12th मैन तक सबके बाल करता हूँ। शायद इस वजह से भी आपको अप्रोच नहीं कर पाते कि ये बहुत ही महंगा हेयर ड्रेसर है। तो आई थिंक नाउ यू चार्ज इन लैक्स। आलम, व्हाट्स द फी स्ट्रक्चर? नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनके बारे में अगर मैं कहूँ कि वो एक रिस्क टेकर हैं, ट्रेंड सेटर हैं और एक पायनियर हैं इस इंडस्ट्री में। और अगर हिंट देना चाहूँ तो एक ऐसे स्टाइलिस्ट, आर्टिस्ट, कलाकार हैं जिनके सामने चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट के नामी गिरामी पर्सनालिटीज़ हों या कोई बिजनेस टाइकून हो, हर किसी का सर उनके सामने झुकता है। हम स्वागत करना चाहेंगे आज हमारे पॉडकास्ट में आलिम का। हाय स्वाति, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड। आलिम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। Thank you so much. और and when I said that you're a style icon from head to toe, you looked like a style icon today. Thank you so much. How are you feeling today? How's your day been so far? It's been superb, and when I got to know that you'll be doing my podcast, I was very happy. थैंक यू सो मच आलिम। ये आपका बड़प्पन ही है कि आप कभी भी किसी को भी अपने सामने बिल्कुल छोटा महसूस होने नहीं देते। आप सबकी इतनी तारीफ़ करते हैं, यहाँ तक कि जब मैंने आपको एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट कहना चाहा तो आपने कहा कि मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, आर्टिस्ट हूँ, सेलिब्रिटी मत जोड़िए मेरे नाम पर। कोई ख़ास कारण कि आप ऐसा सोचते हैं? स्वाति, सबसे पहली बात कि जो प्रोफेशन है, मतलब ये हेयर स्टाइलिंग मेरा प्रोफेशन है और उसके आगे सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट आना चाहिए। जब आप फेमस होते हो तो आप किसी को रिनाउंड बोल सकते हो या फेमस बोल सकते हो। जैसे मैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आज की जनरेशन के हेयर ड्रेसर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अपने प्रोफाइल के आगे हमेशा लगाते हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर्स। क्या आपने कभी देखा है किसी एक्टर को या किसी पायलट को या किसी इंजीनियर को अपने नाम के आगे सेलिब्रिटी लगाते हुए? आप कभी बोलते हो कि ये सेलिब्रिटी पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा है आज, या कोई सेलिब्रिटी डॉक्टर आज ऑपरेशन कर रहा है मेरी मम्मी का या डैडी का? या आपने सुना है अमित जी, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन या टॉम क्रूज ने अपने नाम के आगे डाला हो सेलिब्रिटी एक्टर अमिताभ बच्चन, सेलिब्रिटी एक्टर शाहरुख खान? नो, दे एक्टर शाहरुख खान, एक्टर अमिताभ बच्चन। आपने अभी बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि मेरे नाम के आगे सेलिब्रिटी मत लगाइए, और क्यों नहीं लगाइए इसका भी बहुत अच्छा रीज़न दिया। पर नाम के आगे कुछ लगाने की बात कहूँ तो हम सभी आपको हकीम जालिम के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट आपका जो चेन ऑफ सैलून्स है वो हकीम आलिम के नाम से जाना जाता है। हम आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को इस बारे में पता होगा कि हकीम वॉज अ सेलिब्रेटेड हेयर ड्रेसर ऑफ हिज टाइम्स एंड ही वॉज द वन pioneer in the industry when it came to styling a film. And Hakeem happens to be Alim's father and he's taking the legacy ahead. Would you like to tell us something about your father today? स्वाति, आज की जनरेशन को काफ़ी कम पता है इस चीज़ के बारे में। that my father, Mr. Hakeem Keranvi, he was India's first pioneer hairdresser and वो थे जिन्होंने अमित जी को वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल दिए जो कान पे बाल रखते हैं। जंजीर फिल्म और शोले, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, शराबी और कालिया, जितनी वो फेमस फिल्म्स थी, दिस वर ऑल स्टाइल बाय माय फादर। दीवार, ये सारी हेयर स्टाइल्स अमित जी की एक क्रेज़ था जो कि पूरे इंडिया में हर एक
बंदा रास्ते पे जब चलता था अमिताभ बच्चन हेयर स्टाइल लेके चलता था, एंड ही वॉज द वन हु यूज्ड टू स्टाइल एवरी वन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो दिलीप कुमार से लेके शशि कपूर से लेके जितने हैं, विनोद खन्ना से लेके सबके हेयर कट वही करते थे, दत्त साहब से लेके सबके। और इनफैक्ट जब मिस्टर ब्रूस ली, द कराटे चैम्पियन, मिस्टर ब्रूस ली एंड मोहम्मद अली द बॉक्सर, व्हेन दे केम टू इंडिया दे वांटेड टू गेट अ हेयर कट डन फ्रॉम माय फादर। वाओ। उन्होंने इतना नाम सुना था, और तब बॉम्बे के अंदर सिर्फ एक ही 5 स्टार होटल हुआ करता था 70s में जो आइकॉनिक होता था, ताज। अच्छा। जो गेटवे ऑफ इंडिया पे है, एंड माई फादर वॉज प्लेस देयर। ही यूज्ड टू वर्क इन ताज एज अ हेयर ड्रेसर एट मैडम जैकिस सैलून। तो सैलून का नाम था मैडम जैकिस। सेलिब्रिटीज फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ द वर्ल्ड आई कुड से, वो सब उनसे बाल कटाना चाहते थे। बट ये हुआ स्वाति कि उनकी डेथ बहुत जल्दी हुई। वो सिर्फ 39 के थे, और जब उनकी डेथ हुई मैं सिर्फ 9 साल का था। तो और वो जो जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते थे वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। तो कुछ पैसा नहीं बचाते थे और सारा पैसा अपने दोस्तों पे उड़ाते थे। और काफ़ी, और जब वो टाइम की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो काफ़ी पैसा खर्च करने वाला, उड़ाने वाली, मतलब बिजनेस माइंड लोगों के पास बहुत कम हुआ करता था। तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे जब डैडी की डेथ हुई, जब उनका इंतकाल हुआ। तो कुछ लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में हेल्प की और कुछ नहीं कर पाए। जैसे ये एक दुनिया की रीत होती है कि जब आप ज़िंदा होते हो तो सब आपके साथ होते हो, जैसे चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना, जिस तरह से बोला जाता है। और जब आप चले जाते हो तो लोग आपको श्रद्धांजलि देने आते हैं या लास्ट प्रेयर्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत कम लोग हैं, कम दोस्त हैं जो कि रिश्ता बना के रखते हैं या पूछते हैं कि घर में कैसा चल रहा है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरे वालिद साहब ने सिर्फ बैंक में सिर्फ 13 रुपये रखे थे और बैंक में कुछ था नहीं हमारे। तो काफ़ी स्ट्रगल थी हमारे लिए और मेरी माँ के लिए। तो माई मॉम ऑल्सो थॉट कि वो कुछ करे और हमारे घर चलाए। तो उन्होंने कैंची हाथ में उठाई और कुछ बाल काटे लोगों के, बट शी वॉज नॉट एबल टू डू लाइक वॉट माई फादर डिड। तो ऐसा कुछ बैंक बैलेंस नहीं रहा और कुछ पैसे नहीं थे हमारे पास। तो डैडी का कमाया हुआ घर था, तो हमने क्या किया, एक जो रूम था तो हम वो किराए पे देते थे एक रूम, और हम सब नीचे सोते थे ज़मीन पे। किचन और बेडरूम के बीच में गली थी, तो हम, मेरी 2 बहनें और हम वो गली के बीच में सोते थे। और मम्मी ने बोला कि अभी ऐसे ही गुजारा होगा क्योंकि बाकी जो डैडी के दोस्त थे सब गायब हो गए, कोई पैसों की मदद नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस तरह से फिर जो मेरी पढ़ाई भी हुई वो ओबीसी फॉर्म में हुई। ओबीसी फॉर्म इसको बोलते हैं जब आपके पास 6 रुपये या 5 रुपये भी नहीं फीस भरने के। तो ओबीसी मतलब बैकवर्ड। तो स्कूल क्या करता है, आपकी वो फीस माफ़ कर देता है कि आपके पास वो पैसे भी नहीं है। और जो मैं बुक्स भी खरीदता था वो सेकेंड हैंड बुक्स खरीदता था। तो क्योंकि मैं ब्रांड न्यू बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे। तो सेकेंड हैंड बुक्स खरीदने का एक फ़ायदा ये भी होता था कि उसमें काफ़ी सारे मार्क्स होते थे। मार्क्स जो पुराने स्टूडेंट होते थे और मार्क्स की ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। तो मैं हमेशा जब जाता था बुक स्टोर में हमेशा बोलता था मुझे सेकेंड हैंड बुक्स देना, ये सेकेंड हैंड बुक्स देना। तो उसमें मार्क्स होते थे कि ये शायद आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उसका एक वो फ़ायदा भी था, लेकिन जनरली पैसे नहीं थे ब्रांड न्यू बुक्स खरीदने के। तो काफ़ी स्ट्रगल की हम लोगों ने। और आहिस्ते आहिस्ते जब मैं स्ट्रगल करता है तो बहुत प्रेशर कम है। मैं बोले कि तू घर में पैसे नहीं, कुछ नहीं है, आपको जल्दी काम करना सीखना पड़ेगा क्योंकि 2 छोटी बहनें भी है। 80s में जब बोलते थे घर में लड़की पैदा हुई तो लोगों को लगता था कि बहुत सारा प्रेशर होगा शादी कराने का, गहरे बनाने, जेवर बनाने। एक हिंदुस्तानी कल्चर था ये कि जब घर में लड़की है तो लोग ये सोचते थे कि जेवर बनाने, ये बनाने, तो काफ़ी प्रेशर होता था माँ बाप के ऊपर। तो मेरे पर प्रेशर था ये। तो मैंने काम सीखना शुरू किया जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, आपकी उम्र बहुत छोटी होती है, आप 11 साल के होते हो। तो जब मैं 11 साल का था तब मैंने शेविंग शुरू की। और मेरी हाइट भी नहीं थी कि मैं किसी के यहाँ तक पहुँचूँ। तो मैं बाकड़े बोलते हैं छोटा सा स्टूल, तो उस पर खड़ा होकर मैं प्रैक्टिस करता था। अच्छा। और मैं स्वाति जब मैं 11.5 साल का था तब मैं शेविंग करना सीख गया था। तो मैं अच्छी शेविंग करता था लोगों की। जब खुद के दाढ़ी के बाल नहीं आए थे तो ऑब्वियसली मुझे मेरे अंकल ने सिखाया था। तो पहले गुब्बारों पे सिखाया उन्होंने और फिर बाद में रियल योर अंकल, योर चाचा, माय मामू ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। मेरे मामू ने सिखाया और मैं फिर थोड़ा करने लगा। लेकिन मैं 6th में फ़ेल हो गया स्कूल के अंदर क्योंकि इतना प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और जब मैं फ़ेल हो गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ किसी को बिल्डिंग के अंदर। तो मेरे बिल्डिंग के 2 गेट थे, तो मैं जो गेट बंद होता था मैं वो कूद के जाता था। तो मैं फेलियर से मुझे इतनी नफरत थी कि मैं फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं स्कूल में फ़ेल हो गया।
तब मैंने काफ़ी पढ़ाई की। बिल्डिंग के अंदर ही एक मेरे प्रोफेसर थे साइंटिस्ट, उन्होंने मुझे हेल्प किया पढ़ने में। फिर जब मैं 10th में अच्छे नंबर से पास हुआ तब मुझे मीठी बाई कॉलेज में एडमिशन मिला, क्योंकि मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस इन मुंबई, एंड स्टिल वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। और वहाँ जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने देखा ये कॉलेज में तो यार सब बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे आते हैं और काफ़ी फेमस कॉलेज है। तो मेरा थोड़ा ध्यान हटा और मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनता हूँ और मैं थिएटर करूँगा और ये करूँगा। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि यू वेंट टू अ कॉलेज जहाँ से बड़े सारे एक्टर्स आर्टिस्ट बाहर निकले हैं, तो एंड यू लाइक मैंने शुरू में ही कहा कि आप एक स्टाइल आइकॉन खुद हैं, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस आलिम। व्हेनेवर वी सी यू एनीवेयर हमारी आंखें नहीं हटती, बिकॉज यू लाइक ड्रेस्ड टू द टी, यू कैरी योरसेल्फ सो वेल। हाउ कम यू नेवर थॉट ऑफ एक्टिंग? तो मैंने क्या किया स्वाति, फिर मैं जब कॉलेज गया तो मैं थोड़ा सा काफ़ी नॉटी किड भी था मैं, और मैं अपने दोस्तों की काफ़ी नकल करता था, अपने प्रोफेसर्स की नकल करता था, और मैं मिमिक्री में बहुत अच्छा था। और मैं किसी भी एक्टर की वो टाइम पे माइमिंग करता था। माइमिंग एक अलग फॉर्म ऑफ आर्ट है, वे यू डोंट स्पीक अप से एनी डायलॉग, अपना फेस आप वाइट करके और काले कपड़े पहन के यू क्रिएट एक्सप्रेशंस। तो मैं माइमिंग में काफ़ी एक्सपर्ट था, और जब कॉलेज में गया तो मैं माइम आर्टिस्ट बना और मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। जो आप दोस्त भी आपके जिस तरह से सोच होती है उस तरह से दोस्त बनते हैं। तो वो जो दोस्त हैं हमारा एक थिएटर ग्रुप बन गया। अच्छा। तो वो आज की तारीख में वो काफ़ी फेमस एक्टर्स भी हैं, जैसे विवेक ओबरा और मैं एक ही बैच में थे, श्रेयस तलपड़े, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर साजिद वाजिद, बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर हैं, बॉस्को एंड सीजर, वी ऑल आर फ्रॉम सेम बैच। मिस्टर पराग देसाई जो कि यूनिवर्सल PR के ओनर हैं, वो बहुत बड़ी PR एजेंसी चलाते हैं। तो सब अपनी अलग अलग फील्ड में गए। काफ़ी म्यूजिशियंस भी मेरे बैच के फेमस हुए। हम सब साथ में थे और साथ में थिएटर करते थे। लेकिन जब क्या हुआ स्वाति, कहीं ना कहीं मेरा मन उबने लगा। जब मैं FI BCom में आया, मुझे लगा कि मैं एक्टर नहीं बनता हूँ, आई विल गो बैक टू फ्रॉम वेयर माई फादर एंडेड। But how did that thought come to वो your एक head? एक इमोशन था, और जो मेरी माँ का एक प्रेशर भी था कि कि डैड जब जा रहे थे, जब मतलब उनकी जान जा रही थी, हाँ, तो उनको जब हार्ट अटैक भी आया तो उनका लास्ट हैकेट अमित जी का हैकेट करते हुए उनको हार्ट अटैक आया था। तो वो मर्द फिल्म की शूटिंग पे मैसूर गए थे कॉन्टिनेंटी हैकेट देने के लिए। और जब वो हैकेट कर रहे थे, हैकेट करते करते उनको चेस्ट पेन हुआ। जब चेस्ट पेन हुआ तो अमित जी ने बोला कि आप बॉम्बे जाओ क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एंड ही हैड शुगर ऑल्सो, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अमित जी ने फिर फ़ोन करके, जो उन्हीं के घर के प्रतीक्षा के बगल में आरोग्य निधि करके हॉस्पिटल है, ही गॉट एडमिटेड ओवर देयर एंड नेक्स्ट डे ही डाइड। बिफोर हिज डेथ ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम होम। अच्छा। घर में उन्होंने सैलून खोला था। तो उन्होंने बोला कि जो मेरी ये ज़मीन है, इधर हमेशा बाल गिरने चाहिए और हमेशा मेरा काम को अमर रखा, मतलब ये काम बंद नहीं होना चाहिए घर के अंदर, कि जो मैंने इज़्ज़त कमाई है, जो मैंने कमाया, ये लोगों के बाल काटते काटते ही कमाया है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। तो मेरी माँ को वो बात ना जहन में थी, हाँ जहन में थी। तो उनको क्या लगा कि ये मैं आगे लेके जाऊँ। तब जो हमारे घर के बालकनी के बाहर सिर्फ हकीम्स लिखा हुआ था, मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, सिर्फ हकीम्स नाम था। तब मैंने फैसला किया कि अभी ये नाम के आगे मैं आलिम लगाऊंगा और इस ब्रांड को मैं हकीम्स आलिम बनाऊंगा और इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। तो मैं प्रैक्टिस करने लगा फिर कॉलेज के अंदर। और मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे, जो मतलब मैं गिनी पिग थे, वो काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर आज के, बॉस्को मार्कस। बॉस्को जी आपके फर्स्ट क्लाइंट थे? जी, मैं उनके बाल काटता था, और जब मैं उनके बाल काटता था तब लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। और जो वो कैंटीन में हम जाते, हमारा कैंटीन एक लुक्खा कॉर्नर कहा जाता था, कि जो जितने कॉलेज के लुक्खे हैं, मतलब जो कुछ काम नहीं करते। इट्स सो हार्ड टू इमेजिन द नेम्स दैट यू हैव टेकन एज लुक्खा ग्रुप, जबकि जैसे कि आपने सारे नाम लिए थे, यू ऑल आर द पायनियर्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। लाइक बॉस्को इज अ नेम, जो आप डांस की बात करें आप बॉस्को की नाम आता है, PR की अगर बात करें तो पराग का नाम आता है, हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो आलम का नाम ध्यान में आता है। तो ये पायनियर्स का ग्रुप लुक्खागिरी करता था कॉलेज में। तो हम सब कॉलेज में सब ऐसे होते हैं, लुक्की होते हैं, उम्र ही ऐसी होती है। हाँ, कुछ पता नहीं होता कौन कहाँ जाने वाला है। और बॉस्को और सीजर, लॉन्जी और राकेश और ये सब डांस करते थे। इनफैक्ट वाजिद, अच्छा, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करें, और साजिद वाजिद के वाजिद, इवन ही वाज अ वेरी गुड डांसर। इनफैक्ट एक बार जब कंपटीशन होता, वाजिद गॉट द बेस्ट डांसर अवार्ड इन कॉलेज इन फ्रंट ऑफ बॉस्को एंड सीजर। वाओ, रियली, हु वुड हैव थॉट फ्रॉम अ म्यूजिक टू अ डांस। यस। एंड तब जब मैं बॉस्को के पास गया तो लोगों को अच्छा लगता था।
तो मैं स्टार्टेड, तब मेरे को इंटरेस्ट हुआ कि अरे मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है, कि मेरा अप्रोच, कि मैं कॉलेज में जिनके बाल देखता था मैं उनसे अलग करने की कोशिश करता था। कि मैंने विवेक के बाल काटे, फिर श्रेयस के बाल, तो ऐसे काटते काटते मेरा बढ़ गया। तो कॉलेज की जो लड़कियाँ थी वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाती थी। वो बोलती थी ओह देयर इज़ अ बाबा इन अ कॉलेज यू नो। तो जब मैं कैंटीन जाता था सब मुझे हज्जाम लड़कियाँ सब चिढ़ाती थी, ये देखो हमारे कॉलेज में एक हज्जाम है, हमारे कॉलेज में एक हज्जाम है। तो वो हमेशा चाहते थे कि मेरा मॉरल नीचे लेके आए। कि मेरे मन में सोचा कि एक दिन इन्हीं के बच्चे मेरे एकेडमी में आके काम सीखेंगे। एंड बिलीव मी स्वाति, उन्हीं के बच्चे आज हमारी एकेडमी में आके एड्रेसिंग सीखते हैं। उफ आलिम, क्या बात है, क्या बात। और वो नाम के आगे जब मैंने हकीम्स आलिम लगाया, हकीम्स के बाद मैंने जब आलिम लगाया, समहाउ इट वाज क्या था कि ऊपर वाले की दुआ थी, दोस्तों की दुआ थी, आपके फादर की दुआ थी, कि एक फेमस हो गया और ऊपर से कंसिस्टेंट रहा। और मैं हमेशा अपने बाप का बच्चा रहा हूँ और मैं हमेशा यही सोचा कि ये नाम डिफरेंट रहेगा कि हकीम्स आलिम, आई एम माई फादर्स सन। सो दैट वाज द होल आइडिया टू से कि आई एम माई फादर्स सन, कि बाप का नाम बाद में नहीं, मेरे नाम के पहले आएगा। तो मुझे कई लोग हकीम के नाम से एड्रेस करते हैं, वो मेरा नाम जानते ही नहीं है। बोले हकीम जी आए, हकीम आए, हकीम साहब। आई फील सो नाइस दैट माई फादर इज अलाइव, because a lot of people call me as Hakeem instead of my father. So from me it's a very emotional thing that मुझे मेरे अब्बा के नाम से एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे फील होता है कि वाह देखो, जिस तरह से मेरे डैड ने सोचा था कि ये लेगेसी को आगे लेके जाना, जिस तरह से मेरे डैड ने सोचा था कि ये काम को आगे बढ़ाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रॉम वन सैलून देन इट गॉट मल्टीप्लाइड इनटू 2 सैलून, देन फ्रॉम उसके बाद तो ये लेगेसी आगे बढ़ती गई। और आज एक we have army of hairdressers working in the company. How beautiful when you call them your army of hairdressers, because I think you believe in passing on the experience, passing on the craft, and teaching all of your hairstylists, Yes. hair directors as you call them. अभी हमने आपके कॉलेज के ग्रुप के बारे में बात की और आपने कहा मेरा पहला क्लाइंट बॉस्को था। तो आई एम श्योर बॉस्को जी अगर आप देख रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ आलिम के कितने पैसे देने हैं आपको? नहीं, बॉस्को से मैं लेता था, ऐसे नहीं। बॉस्को नहीं, हिसाब है तो यही तरीका है पैसे लेने का ऑन द कैमरा। मैंने काम शुरू किया तब मैं कुछ, मुझे पता है मैं 20 रुपये लेता था बाल काटने के, और शैम्पू के साथ में 30 रुपये लेता था। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा शैम्पू के, और शैम्पू नहीं कराना तो 20 रुपये। और तब एयर कंडीशन नहीं था, तब एयर कंडीशन नहीं था। जब मेरे पास एयर कंडीशन मैंने लिया तब मैंने 20 से सीधा 50 किया, और फिर 50 से 75 किया। तो मेरे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स थे वो टाइम के, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स सब काफ़ी मुझे छोड़ के चले गए। बोले अरे बहुत आलिम बहुत महंगा हो गया, पहले 20 रुपये लेता था अभी 50 रुपये ले रहा है, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल। एयर कंडीशन लगाया तो मतलब क्या हो गया। तो मैंने AC भी सेकेंड हैंड लगाया था, मैं बस पैसे नहीं थे। तो वो टाइम पर जब तो स्प्लिट AC ये सब बहुत बाद में आए, तब वो टाइम पे आपको एयर कंडीशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, आपको तो याद है वो एक समय था जब बोर्ड्स पे लोग लिखाते थे एयर कंडीशन सैलून, क्योंकि लोगों को एक प्राउड फील होता था कि हमारे सैलून में एयर कंडीशन। आपने लिखवाया था? जी नहीं, मैंने नहीं लिखाया। तब मैंने हमेशा ना थोड़ा सा अंडर प्ले किया और अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। जो दूसरे करते थे मैंने कभी लाइफ में वो चीज़ की नहीं हमारे फील्ड में। मतलब मैंने काफ़ी सारे रूल्स ब्रेक किए और अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। मैंने कभी नहीं ये किया कि जो दूसरे हेयरड्रेसर्स करते हैं या दूसरे सैलून्स करते हैं मेरा अप्रोच भी वैसे ही रहेगा। मैंने ऐसा कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया। मैंने हमेशा यही सोचा कि नो द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स। आई हैव नेवर डन नो द रूल्स एंड फॉलो द रूल्स। I have always done things differently. Alim, where was your initial training from? Because you said कि आपने 6 साल की उम्र से दाढ़ी बनाना सीखा, and so did you have any formal training? Yes, yes, yes. See what happens when you learn, in a very raw form. Right. You stay raw all your life. Okay, so this job is it's more like science only. You're like a doctor when you're becoming a hairdresser. It's, what is a beauty of this profession, that there is science, there is study, and there is an expertise. There is a craftsmanship. Right. It's an amalgamation of everything. So technically you have to be really, really sound. Craftsmanship, your vision has to be really strong. तो अगर आप रॉ चीज़ सीख रहे हो तो आप रॉ रहोगे। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, अगर आप इंटरनेशनली लोगों से नहीं सीखोगे या ट्रैवल नहीं करोगे या वहाँ रहोगे नहीं, तो आप एक एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। जब मैं ये काम करता था तो मुझे नोटिस किया गया, ठीक है, जो मेरी गॉड मदर जैसे ही हैं, उनका नाम है बिनाइफर पर्दीवाला। शी इज़ फ्रॉम लॉरियल एंड शी इज़ स्टिल वर्किंग फॉर लॉरियल।
तो आज से 25 साल पहले उन्होंने मुझे नोटिस किया जब मैं घर के अंदर बालकनी में बाल काटता था कि दिस गाय इज़ टैलेंटेड एंड वी कैन स्पॉन्सर हिम टू ट्रैवल एंड लर्न. एंड देन दे सेंट मी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. They sent me to Paris, they sent me Vienna, they sent me to Singapore, and I got my training. They sent me to London also for so many days, you know, to learn under so many big hairdressers. और जब मैं लौट के आया और जब वो मेरे अंदर चेंज आया, मेरे अप्रोच में, मेरी यू नो काम में, हर चीज़ में, मेरी सोच में, मैं एक पावरफुल हेयरड्रेसर बना. क्योंकि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव टू स्टे हम्बल एंड यू हैव टू बी अ लर्नर ऑल योर लाइफ. क्योंकि ये काम में आप अगर सीखना बंद कर दिया ना स्वाति, तो आप रुक जाते हो. ठीक है. सो दिस एवरी टाइम देर इज समथिंग न्यू हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एवरी टाइम देर इज सम न्यू टेक्निक और देर इज सम न्यू अप्रोच विच इज़ गोइंग. सो योर आइज हैज़ टू बी ओपन ऑल द टाइम. आपको अपनी आंखें खुली रखनी. यू कैन नेवर थिंक दैट यू आर द बेस्ट. देर आर सो मेनी पीपल हु आर फार बेटर देन यू. सो गो एंड लर्न फ्रॉम देम. सो ये नहीं कि वो अगर आपसे एज में छोटे हैं या आपसे कम एक्सपीरियंस है तो आप उनसे सीखना नहीं चाहोगे. आपको उनसे सीखना चाहिए. एज क्या है? एज इज जस्ट अ नंबर. आज अगर मैं 50 साल का हूँ, 1 साल बाद मैं 51 का हो जाऊँगा, 2 साल 50, लेकिन वो 2 साल में. कितने साल के हैं? मैं 50 साल का हूँ. I think this is the time when people say माशाल्लाह. आलम क्या राज है? पहले तो वो उस बाकी बातें बाद में. How are you making 50 look so good? It's all love. Such a cliche thing. Like all the actors come here and say, मैं बहुत पानी पीती हूँ और ये ग्लो नेचुरल है, जेनेटिक है. प्लीज आलम गिव अस समथिंग. कोई ग्लो कुछ नहीं है. ये कि मैं अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखता हूँ, खाने पीने पे थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ और जो कुछ आदतें हैं, जो जैसे मैंने कभी लाइफ में शराब नहीं पी, मैंने लाइफ में कभी सिगरेट नहीं पी, तो कुछ आदतें होती हैं जिससे आपके हमारी फील्ड में ये बहुत होता है कि एज और आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर में. आप अगर मोस्टली सैलून में जाओगे, आप ज़ईफ़ और एजेड हेयर ड्रेसर्स काफ़ी कम देखोगे. आप मोस्टली ज़्यादा यंग वाइब्रेंट हेयर ड्रेसर्स ज़्यादा सैलून देखोगे. उन्हीं को ज़्यादा ऐसा होता है कि एक क्राफ्टमैनशिप है. ठीक है. अगर आप सिगरेट, आप बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स जब वो सेक्शन उठाते हैं तो उनका हाथ कभी कभी काँपने लगता है, क्योंकि सिगरेट पीने से आपका जो एक्यूरेसी है ना वो ख़त्म हो जाती है. ऐसे आप ऐसे देखोगे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब काम करते हैं तो थोड़ा ऐसा होता है, तो एक्यूरेसी ख़त्म होती है. जब वो कभी कभार आप देखोगे कितने लोग जो कॉफ़ी का मग उठाते हैं तो हल्का सा ऐसा होता है. वो ऐसे नहीं पता चलता है जब आप बैठे हो, लेकिन जब आप काम करते हो जिसमें आपको प्रिसिशन चाहिए ना, तब आपकी चीज़ पता चलती है. और ये जो चीज़ होती है ना, जो दिखता है वो बिकता है. हमारे प्रोफेशन में ऐसा भी होता है. तो जो क्लाइंट्स भी होते हैं ना, वो यंग वाइब्रेंट लोगों से ज़्यादा रिलेट करते हैं. तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, जो मेरी टीम के लोग भी है, कि अपने आप को आप ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ रिलेट करें. और आपका जो नॉलेज है, जो फैशन के बारे में, एवरीथिंग अबाउट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, फैशन वर्ल्ड में या पॉलिटिक्स में या कुछ भी, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज यू शुड बी मोर स्मार्टर देन योर क्लाइंट. क्योंकि अभी ये जो क्लाइंट है, ये पुराने क्लाइंट नहीं रहे. ये जो क्लाइंट है, दे ऑल्सो हैव नॉलेज. अभी ये पुड़िया बांधने वाली जनरेशन नहीं है कि आप उनको जो बोल दोगे, अगर आप उनको बोल दोगे ये शैम्पू लगाओ तो लगा लेंगे, बोलेंगे ये कंडीशन लगाओ तो लगाएंगे. ऐसा नहीं है. दे ऑल्सो हैव iPhone, they also have every kind of gadget in their hand. Right. So, अगर आप उनको कुछ बोलोगे ना तो क्या करेंगे? वॉशरूम जाएंगे, सीधा गूगल करेंगे, is my hairdresser saying right? टक टक टक. I think so. I'm more smarter than my hairdresser. The AI generation. Yeah. So you can't. So आज की तारीख में, that's why I'm saying you have to be really aware of things. You have to be really. आप सो के काम नहीं कर सकते हो कि मैं बेस्ट हूँ, मेरा हाथ बहुत अच्छा है, हाथ में सफाई बहुत अच्छी है, मेरे पास इतने क्लाइंट है. नहीं, फिर आप आइकॉनिक हेयरड्रेसर नहीं बनोगे. You will be just good at your work, but you will never be remembered as an iconic hairdresser, because for that you really have to work a lot on yourself. You have to be aware of everything what's happening in the world. When you're suggesting anything to your client, पहले खुद आप बाथरूम चले जाओ और होमवर्क कर लो एज ए हेयरड्रेसर, और फिर अपने क्लाइंट को सजेस्ट करो, क्योंकि क्लाइंट इज़ मोर स्मार्टर देन यू इन टुडेज टाइम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी लोग नहीं समझते और नहीं करते, और वो क्लाइंट वापस आते नहीं उनके पास.
वो दूसरे सैलून चले जाते हैं, हु इज़ फार बेटर देन देम. राइट. And Alim, like you just mentioned कि जो दिखता है वो बिकता है. What do you think when people say that always overdressed than underdressed? For you as a style icon, I may call, is it always comfort over style or style over comfort? See, I'm pretty much okay with this comfort over style or style over comfort, because you should be comfortable. That's very important. So every style and fashion is very individualistic thing. Okay, आप किस में comfortable है वो important है. अगर आप overdressing करके comfortable feel कर रहे हो, that's fine. और मैं हमेशा बोलता हूँ देयर इज़ नो ग्रामर इन फैशन. ओके, इफ़ यू थिंक दिस इज़ राइट, अगर आपको लगता है येलो शर्ट के नीचे पिंक पैंट पहननी है, पहन लो. अगर आप कैरी कर सकते हो तो. अगर आप नहीं कर सकते हो कैरी, तो आपके मुंह पे नज़र आ जाएगा. ठीक है, आपकी शक्ल पे नज़र आ जाएगा. अगर आप अपनी शक्ल और अपना ऑरा बना के रखो तो आप येलो शर्ट और पिंक पैंट पहन सकते हो. अगर आप कॉन्फिडेंटली पहनो और उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करो. अगर आपने वो करके जीत हासिल कर ली कि लोग बोले कि वाओ सो कूल दिस गाय इज लुकिंग और दिस वुमन इज लुकिंग, दैट मीन्स इट्स सुपर, बिकॉज यू हैव वर्न ऑन डूइंग समथिंग विच वाज सो अनकन्वेंशनल. If you're making unconventional things look conventional, that means you have that kind of aura in you. आप देखो रणवीर सिंह को कुछ भी पहनता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से चलता है. वो ऑरा क्रिएट करता है कि वाओ लुक एट हिज स्टाइल. सो आप अगर कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज़ करोगे ना तो अच्छी लगेगी. सो इट्स ए वेरी थिन लाइन स्वाति. ओके, अगर आपने वो जैसे कोई भी फैशन में ना वो थिन लाइन क्रॉस कर ली तो आप फैशन विक्टिम भी लग सकते हो, ठीक है, या फैशन आइकॉन भी लग सकते हो. तो वो जो लाइन है ना वो आपको कहाँ बनानी है वो इम्पॉर्टेंट है. तो हम क्या करते हैं हमारे देश में ना, हम लोग सब चीज़ एक साथ करना चाहते हैं. ठीक है, देयर इज़ नो स्टॉप. कौन बोलता है ये भी फैशन में तो ये भी पहन लिया, वो भी है तो ये भी पहन लिया, वो तो ये भी पहन लिया. तो हम लोग उसकी एक राइट बैलेंस नहीं करते. तो सब चीज़ का एक भेलपुरी बना देते हैं कि उसको ये अच्छा लगेगा, उसको ये अच्छा लगेगा, उसको ये अच्छा लगेगा, उसको ये अच्छा लगेगा. तो वहीं पे एक स्टाइलिस्ट की एंट्री होती है. वे दे टेल यू टू स्टॉप, यू गोइंग ओवर. तो स्टाइलिस्ट की वहीं एंट्री होती है कि वो जो आपको बोलता है कि नहीं आप अभी ज़्यादा कर रहे हो, ये मत करो, ये मत करो, यहाँ पर माइनस करो. तो वैसे ही ब्रांड्स का भी होता है. जब ब्रांड्स इतने सारे ब्रांड्स पहन लेते हो एक साथ तो आप तो जो देख रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलते हैं तो ये फैशन विक्टिम लग रहा है आदमी. पर जैसे हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी, दैट यू नीड टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, एंड व्हेन यू बिकम अ स्टाइल आइकन लाइक रणवीर सिंह, व्हेन यू स्पोक अबाउट हिम, there are a lot of like Saif Ali Khan, Ranbir Kapoor, right. so many actors, and you know Virat Kohli, look at him, you know he's very stylish cricketer. You know Virat Kohli has changed the whole game of styling in sports. पहले ऐसे नहीं थे स्पोर्ट्समैन. हमारी कंट्री में विराट कोहली इज बिकम लाइक इज लाइक डेविड बेकम ऑफ इंडिया. राइट. He changed the whole game of styling, how to look, how to present yourself. Look at his beard, look at his haircuts, the way he walks, the kind of clothes. He's very easy breezy, cool looking guy. Why I spoke about Ranveer Singh was because to me he's a style icon, and I really look forward to looking at all his looks whenever he comes on screen. With this comes a lot of trolling. Remember the time where he was wearing a skirt suit, and everybody said ये तो दीपिका का wardrobe चुरा लेते हैं. तो you know comes a lot of trolling. So how does Alim handle all these kinds of trolling with relating to your hair styling and stuff, because you lost your hair at a very young age, yeah. And then you make bald look cool, but there came a lot of trolling कि इसके खुद के बाल नहीं है, दूसरों के बाल कैसे स्टाइल करता है. How did you handle it? स्वाति, ट्रोलिंग से मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो उनको फ़र्क पड़ता है जो काफ़ी इनसिक्योर होते हैं अपनी इमेज को लेके या किसी चीज़ को लेके. ठीक है, व्हेन आई वाज कीपिंग माई सेल्फ बॉल्ड, लॉट ऑफ पीपल, आई इंडोर्स लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑल्सो. सो जब मैं कोई चीज़ इंडोर्स करके किसी चीज़ की मार्केटिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ तो लोग मुझे काफ़ी मेरे सोशल मीडिया पे यू नो कमेंट्स डालते हैं, टकले, ये गंजे, तू क्या हम लोग को जेल बेचेगा, खुद तो टकला है, खुद तो गंजा है, यू नो ये गंजा हेयर ड्रेसर है. तो मेरे अगर आप इंटरनेट पे मेरे नाम के काफ़ी मीम्स हैं, यू नो जिसके खुद के सपने पूरे नहीं होते दूसरों के सपने पूरे कर रहा है. तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. और अभी भी जो मेरे बाल हैं ये मेरे असली बाल नहीं हैं, नकली बाल. और मुझे कोई शर्म, मैं तो अभी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा
किसी चीज़ में मुझे कोई चीज़ की शर्म नहीं है, मतलब कि जो है वो है ना। अगर आपका गला खराब है, आप डॉक्टर के पास जाके अपना गला ठीक कराते हो, बिल्कुल राइट। अगर आपके बाल चले गए, आप डॉक्टर के जाके बाल लगा के आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी एक आईब्रो नहीं है और एक जगह की आईब्रो है, दूसरी आईब्रो फिक्स कर सकते हो। जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, जब एक्सपर्ट्स है जो आपके लिए कर सकते हैं काम, करो। लेकिन ये है कि मैंने कभी लाइफ में किसी चीज़ में झूठ नहीं बोला जी, ठीक है। जो है वो है, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट मैं जानता हूँ, मैं अपनी अंदर की इमेज को जानता हूँ, मेरी फैमिली जानती है, मेरे दोस्त जानते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, मैं कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस वही लूज़ करते हैं जो झूठे होते हैं, ठीक है। उनका कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता लाइफ में, क्योंकि झूठे ही हैं। जो खुद को झूठ बोल रहे हैं, अपने दोस्तों को झूठ बोल रहे हैं, जो अपनी ऑडियंस को झूठ बोल रहे हो, क्या फिर हीरो बनेगा किसी के लिए ना। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि झूठ बोलने का ही नहीं, जो है वो है। बिल्कुल। एंड कितनी खूबसूरत बात आपने कही, वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन ऑन बॉडी शेमिंग और टेलिंग समबडी। हम अपने बच्चों को भी तो यही सिखा रहे हैं। और आपके तो चलो आपके बाल झड़ गए, पर कई लोग हैं जिन्हें एलोपेशिया होता है या कैंसर की वजह से जिनके बाल चले जाते हैं, पर हम उनमें डिफरेंस नहीं करते। हमने तो सिखा दिया कि टकले को टकला चिढ़ाओ, करेक्ट, विच इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज कहीं ना कहीं उन लोगों का मोराल टूट रहा होता है और उन्हें बुरा महसूस हो रहा होता है। तो आई थिंक यू सेड अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट इन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आप सब काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग होती है, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वो है ना भाई। अभी जो अगर मेरी हाइट छोटी है तो मैं लंबी नहीं कर सकता, लेकिन चाहता अगर मेरे उसमें है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन वो हो ही नहीं सकती। जो चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल है, इंसान चाहता है कि वो करे। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम क्यों जाते हैं सैलून में अपने बाल अच्छे करने? क्योंकि हमको पता है एक अच्छा हेयर ड्रेसर है जो हमारे बाल अच्छे बना सकते हैं। हम नहीं तो मम्मी को बोल देंगे ना, मम्मी पापा को बाल काटने के लिए कैंची लेके वो भी काट सकते हैं। एक दिस इज अ डेड फॉलिकल विच इज जस्ट ग्रोइंग। हम नाखून घर में काटते हैं ना। जब हमको पता है कि एक नेल आर्टिस्ट हमारे नाखून को बहुत खूबसूरती से काट सकता है और उसको बहुत खूबसूरत दिखा सकता है, तो हम नेल आर्टिस्ट के पास जाते हैं और चाहते हैं कि हमारे नाखून खूबसूरत दिखें, ग्लॉस आए, हाँ उस पर कुछ आर्ट आए, क्योंकि वो आर्टिस्ट अवेलेबल है। आज से 40-50 साल पहले तो आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं थे, तो हम क्या करते थे ऐसे ही नाखून काटते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम फाइल करते हैं, शेप बनाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट अवेलेबल। तो यही है, जब आपके पास आर्टिस्ट अवेलेबल है तो आप आर्ट का फ़ायदा उठाओ और जो खूबसूरत लग सकते हो खूबसूरत लगो। आपका क्या जजमेंट, जो अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे स्मेल कर सकते हो, अच्छे लग सकते हो, जो आपका मन करता है आप करो। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, उसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं, इमोशनली करो, जो करना है करो। मैं तो हमेशा लाइफ जीता हूँ और हमेशा अच्छा लगने की कोशिश करता हूँ, और यही मेरा प्रोफेशन भी है। लोगों को अच्छा दिखाओ, डिफरेंट दिखाओ, प्रेजेंटेबल दिखाओ। आई ऑलवेज बिलीव इन पैकेजिंग। Alim, we absolutely loving this new hairstyle of yours. It's looking really nice. और हमने तो सोचा था इतनी जल्दी बाल बढ़ाने के ऑयल के बारे में आपसे पूछेंगे, पर आपने तो हमारी आशाएं तोड़ दी। सांडे का तेल लगाया मैंने। No, the look is really looking nice in you. अब अभी बातें करते करते आपने जैसे कहा कि हम अपने मम्मी पापा से कह देते अगर हमें अच्छा नहीं लगना होता कि आप घर में ही काट दो। आपको कोविड का टाइम याद है जब हम घर में एक दूसरे के बाल काट रहे थे? What's your take on that? नहीं, कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी ऑनलाइन लोगों के बाल कटवाए। जैसे ऑनलाइन जैसे काफ़ी एक्टर्स हैं जो कि घर में बीवी बाल काट रही हैं या भाई बाल काट रहा है, तो मैं ऑनलाइन हमेशा जूम कॉल पे या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हमेशा रहा हूँ और बोलता हूँ या पीछे से इतना मत काटो, आगे से इतना काटो, ये मत काटो, ये सेक्शन बनाओ। तो ये टाइम पे सब लोगों ने किया था, बट दैट्स ओके, दैट इज़ ऑल एक्सपीरियंस, यू नो। और काफ़ी बुरा वक्त था वो टाइम सबके लिए, और काफ़ी सारी चीज़ लोगों को सीखने मिली, और काफ़ी लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट भी बने उस चक्कर में। बच्चे भी इंडिपेंडेंट बने जो कि उस दौर में पैदा हुए हैं। मतलब वो दौर में मेरे बच्चे भी छोटे ही थे वो टाइम पे। स्काई एंड स्टार वो भी कुछ 3-4 साल के थे, और वो भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखे। इंडिपेंडेंट बनना, मुंह पर मास्क लगा के घूमना, मास्क लगा के खेलना, मास्क लगा के स्कूल जाना या ट्यूशन पे जाना। तो काफ़ी सबके लिए एक स्ट्रगल था, सीख थी।
Alam, we spoke about Hakeem Sahab and his clientele, his list of clientele. During the time when you used to operate out of your house, balcony में, जैसे कि आपके वालिद साहब कहा करते थे घर में बाल गिरने चाहिए, आपके सेलिब्रिटी क्लाइंटल में ऑब्वियसली आपके टपोरी छपरी दोस्त जो उस ज़माने के थे वो तो थे ही. Who is that one celebrity that came to your balcony that you remember very fondly, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया उस समय? सारे हैं अभी तक ये सारे हैं स्वाति. सलमान खान, संजय दत्त, सैफ अली खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, दे ऑल आर माय क्लाइंट्स, स्टिल माय क्लाइंट्स. एंड इनको 20 साल के ऊपर हो गया इनको. और इसी तरह से तो मैं फेमस हुआ. जब मैं बालकनी में बाल काटता था तो ये सारे आते थे घर के अंदर बाल काटने के लिए, और ये सब बैंड्रा में रहते थे, ये बरसों आते थे बाल कटाने. और मेरा तो एक छोटा सा बालकनी में सैलून था, और सब जो बिल्डिंग के बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड होते थे कि हमारी बिल्डिंग में सलमान खान आया है, हमारी बिल्डिंग में संजय दत्त आया है, सैफ आया है, अजय देवगन खड़ा था. तो मेरा जो रुतबा था ना मेरे एरिया में काफ़ी बढ़ गया था कि इधर एक हेड्रेसर है और सारे एक्टर आते हैं इधर बाल कटाने के लिए. तो उस तरीके से मेरा नाम फेमस होने लगा एरिया के अंदर. जब एरिया में नाम फेमस हुआ तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया कि मैं इस नाम को और कैसे मजबूत बनाऊँ. और ये मजबूत तभी बन सकता है जब मैं एक फ़ौज बनाऊँ हेड्रेसरों की, जो कि मेरा विजन और मेरे काम को आगे लेके जाए और मैं उनको सिखाऊं. तो फिर बाद में मैंने एकेडमी खोली, और एकेडमी में मैंने बच्चे तैयार किए, और इतने सारे हेड्रेसर्स तैयार किए कि आज दे हैव देयर ओन सैलून, दे आर वर्किंग वेरी सक्सेसफुली, दे हैव मल्टीपल ऑफ सैलून्स. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि एकेडमी हैज़ हेल्प्ड टू ग्रो गुड हेड्रेसर्स इन दिस कंट्री. And also, like you say, that I am very open to sharing my craft. It's very important to share craft. Yeah, it's very important because अगर आप कुछ चीज़ शेयर नहीं करोगे तो आप कैसे उसको आगे बढ़ाओगे. तो आर्ट हमेशा देना ही चाहिए. आर्ट जब तक आप शेयर नहीं करोगे, आप हमेशा फ़कीर होने चाहिए एज एन आर्टिस्ट, कि जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं तभी आप कुछ सीखोगे ना. तो आप हमेशा याद रखो कि जो आपका प्रोडिजी है, जो आपका स्टूडेंट है, वो अपने बॉस से बेहतर ही होना होगा, क्योंकि वो आपसे तो आपकी सारी कला सीख रहा है. फिर जो उसके अंदर की कला है वो साथ में मिक्स होगी ना. अगर मैं किसी से कुछ सीख रहा हूँ तो मैं उसकी सारी चीज़ें ले लूँगा. मैं तो अपनी दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं शागिर्द हूँ. तो मैं अपने उस्ताद की सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, और जो मेरे अंदर जो सीख है मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ, तो एक अलग चीज़ बनेगी. तो मुझे कोशिश करनी चाहिए एज ए शागिर्द कि मैं इसका फ़ायदा कैसे उठाऊँ और कैसे मैं आगे बढ़ूँ. अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैं फेल हूँ, और उस्ताद है. मतलब जैसे बोलते हैं ना, बाप होता है. ठीक है. तो जो उस्ताद है वो भी तो अपनी सोच लगा रहा है ना. वो तो सोच रहा है कि मैं अपनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ. अब ये जो बच्चा है ये मेरा कंपटीशन बनेगा. राइट. ठीक है. जो मेरे प्रोडिजी है वही मेरे कंपटीशन बनेंगे. तो मैं कैसे अपनी कला को और स्ट्रॉन्ग रखूँ और कैसे आगे बढ़ूँ. तो मुझे मेरी जो लर्निंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो और कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, तो वो कहीं रुकनी नहीं चाहिए. तो मैं कभी भी नहीं रुकता हूं. और जब जैसे आपने कोविड का नाम लिया, कोविड के टाइम पे मैंने बहुत पढ़ाई की और बहुत लोगों से काम सीखा मैंने. ठीक है. मैंने भी सीखा, मेरी बीवी ने भी सीखा, और हमेशा सीखते रहना चाहिए. और मैं अभी भी सीखता हूँ लोगों से. तो अगर आप सीखोगे नहीं तो मुझे नहीं लगता आप पावरफुल हेडर से बन सकते हो. Alam, we spoke about, I mean, you very graciously told us कि मैंने 20 रुपए से अपनी जर्नी शुरू करी थी. एंड इमेजिन सलमान खान 20 रुपए पॉकेट में लेके आलिम मेरे बाल काट रहे हैं. ऐसे शुरू होकर आज हम सब गैस ही करते रह जाते हैं कि आलिम चार्ज कितना करता है, और लोग शायद इस वजह से भी आपको अप्रोच नहीं कर पाते कि ये बहुत ही महंगा हेयर ड्रेसर है. तो आई थिंक नाउ यू चार्ज इन लैक्स. आलिम, व्हाट्स विद द फी स्ट्रक्चर? या इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 lakh rupees and goes a lot. 1 lakh plus taxes. So जैसे थैंक यू फॉर स्पेसिफाइंग दैट कि 1 लाख ही नहीं, साथ में जीएसटी सब. तो 1,18,000 मिनिमम हो जाता है. थैंक्स फॉर द मैथ्स. तो देखो, मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि आर्ट एक्चुअली प्राइसलेस चीज़ होती है. इसकी कोई प्राइस नहीं होती. अगर मैं फ्री में बाल काटूंगा तो भी मैं वही वैसे ही बाल काटूंगा जितना मैं लाख रुपए लेके बाल काटूंगा. जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे अमित जी या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन या मनोज बाजपेयी, जो भी अच्छे एक्टर्स हैं, वो पैसा लें या नहीं ले, परफॉर्मेंस तो वही देंगे जो उनको आती है. बिल्कुल. ठीक है. वो अपना काम अपने उससे निभाएंगे. ये नहीं बोलेंगे अरे मेरे को इसमें सिर्फ आपने 1000 रुपये दिया तो मैंने 1000 रुपये वाली एक्टिंग की, आपने मुझे 1 लाख दिया तो मैंने 1 लाख वाली एक्टिंग की. देयर इज़ नो 1 लाख रुपये वाली. अच्छी एक्टिंग या बुरी एक्टिंग होती है, अच्छी पेंटिंग या बुरी पेंटिंग होती है. ठीक है.
MF हुसैन साहब ने अगर घोड़ा बनाया है और वेलकम में जो अनिल कपूर ने घोड़ा बनाया है उसमें फ़र्क है। एक मजनू भाई की पेंटिंग है, एक MF हुसैन की पेंटिंग है, ठीक है। तो दोनों घोड़े हैं, बिल्कुल। एक घोड़े की वैल्यू करोड़ों में और एक घोड़े की जो वैल्यू वो बढ़ते जा रही है, ठीक है। पेंटिंग की वैल्यू बढ़ती है, जितना पेंटिंग पुरानी होगी और अगर वो आर्टिस्ट दुनिया में है भी नहीं तो उसकी 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स में उसकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में जाती है, ठीक है। तो वो अगर आपसे पैसे नहीं ले हुसैन साहब तो भी वो वही पेंटिंग करेंगे, और पैसे लें तो भी वही पेंटिंग। तो उससे आर्ट का तो मैं अपनी वैल्यू खुद बनाता हूँ। तो अगर मैंने बोला 1 लाख रुपये, अगर मैं बोला 2 लाख रुपये, अगर मैं बोला 3 लाख, लोग मुझे दे रहे हुए हैं कट कर, ठीक है। अगर उनको काम पसंद नहीं है तो देंगे ही नहीं, बोलेंगे क्या पागल हो गया हूँ, दिस गाय इज चार्जिंग 1 लाख रुपीज फॉर अ हेयर कट, एम आई क्रेजी? बट दे आर कमिंग बैक ना, करेक्ट। They want me. What is 1 lakh? Nothing. They want to pay me more because my fees is not changed from last 4 years. It's same only. ये तो आपने बड़ी डराने वाली बात कह दी, जो हमारे ऑडियंस सोच रही थी कि 1 लाख और GST लगा के हम आ सकते हैं, आलिम अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकली तो पीपल इंक्रीज, एक जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है उसकी सैलरी 10% बढ़ती है हर साल। हमारे बिल्डिंग में जो वॉचमैन है, जो हमारे घर में जो काम करते हैं, उनकी भी हर साल 10% फीस तो बढ़ती है। तो मैं ऐसे बढ़ाता नहीं हूँ, मैं एक ही, और जब मन में आता मैं बढ़ा देता हूँ। लेकिन क्योंकि लोग दे रहे हैं, और मेरी जो डायरी होती है, जो एक्टर्स भी होते हैं, उनकी मेरी डेट 2-2 महीने पहले लेनी पड़ती है। दे प्लान देयर शूटिंग, दे प्लान देयर लुक टेस्ट अकॉर्डिंग टू माई डेट, बिकॉज आई क्रिएट लुक्स फॉर सो मेनी एक्टर्स इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, इन तमिल फिल्म इंडस्ट्री। अगर आप ये फिल्में देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में, more than 90% movies is styled by me. बिल्कुल, मैं बस उसी बात पर आना चाह रही थी। जैसे हमने पराग देसाई की भी बात करी, ही इज़ अ पायनियर ऑफ मीडिया एंड फिल्म मार्केटिंग। यू हैव बीन अ पायनियर व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग फिल्म्स, बट आई थिंक माय ऑडियंसेस एंड मी आल्सो, whenever it came to Alim being on a set, it was said that एक्टर के बाल काटे होंगे इसने, बट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट यू गॉट वाज स्टाइलिंग द लुक फॉर द फिल्म, एंड आई एम श्योर नॉट मेनी पीपल आर अवेयर। यू स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग द स्क्रिप्ट, you get in the skin of the character to design the look. So what is this new concept of styling the look according to the script and the film and the character they are playing? What is this concept? स्वाति, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कुछ नया नहीं है। ये गुरुदत्त के ज़माने से होते आ रहा है कि आप एक फिल्म के ऊपर जब काम करते हो तो फिल्म के लुक के हिसाब से फिल्म का लुक डिज़ाइन होता है। और ये हमारी बहुत पुरानी हिंदी पिक्चरों में भी कैरेक्टर्स लगे हैं, वो कैरेक्टर के हिसाब से लगते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा गुरुदत्त, अमिताभ बच्चन ने भी काफ़ी सारी फिल्मों में लुक रखे हैं जो कि फिल्म के हिसाब से। जैसे रेशमा और शेरा में सुनील दत्त का लुक अलग था, अमिताभ बच्चन का लुक अलग था, अब्दुल्ला में संजय खान का लुक अलग था। बहुत सारे लोग, बहुत फिल्मों में ऐसा हुआ है। बट लास्ट 20-25 साल में जो हमारी इंडस्ट्री है, इसका पूरा नज़रिया चेंज हो गया। पीपल रियली स्टार्टेड वर्किंग on their costume, on their facial hair, on their hair. तो एक्टर्स जैसे आमिर खान है, वो अपना आप को रियल में चेंज करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से। पुराने एक्टर क्या होते थे पुराने ज़माने में, एक एक्टर 2-3 फिल्म एक साथ करता था, तो उसका लुक क्या वो ज़्यादा छेड़ नहीं सकता था, तो कॉन्टिन्यूटी में रहता था और एक ही लुक रहता था। उसकी ऑडियंस होती थी कि मेरी ऑडियंस मुझे इस लुक में पसंद करती है तो ये लुक मैं रखूँगा, ठीक है। राजेश खन्ना साहब हो गए, मुझे मतलब 20-20 साल तक एक ही लुक घसीटते गए, क्योंकि लोग ऑडियंस पसंद करती है, वो उनका अंदाज़ होता था। तो अभी लोग अंदाज से बोर हो गए। अभी ऐसा कुछ अंदाज़ चलता नहीं है कि ये इस एक्टर का अंदाज़ है। अभी अगर हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम कैरेक्टर देखना चाहते हैं, वो इंसान को देखना। वो इंसान तो अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, रोज़ मीडिया में उनकी फ़ोटोज़ आती है, रोज़ कुछ ना कुछ इंटरव्यू देते रहते हैं। अगर मैं कोई फिल्म देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी ए पीस ऑफ आर्ट. So that piece of art includes everything. Your hairstyling, your makeup, your music, your performance, everything. So when I'm working on a film, I always sit down with everyone. एक्टर का भी टाइम लेता हूँ मैं, डायरेक्टर का भी टाइम लेता हूँ, स्क्रिप्ट के हिसाब से भी चलता हूँ। स्क्रिप्ट में बैक स्टोरी किया है, वो कैरेक्टर अमीर है, गरीब है कि क्या है, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर गरीब है तो उसके बालों में प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, इतनी शाइन नहीं होनी चाहिए, कहाँ से उसके पैसे आ रहे हैं इतना सब अच्छा लगने के लिए। अगर दाढ़ी बनाए, अगर वो कबीर सिंह का
शाहिद कपूर अगर कबीर सिंह प्ले कर रहा है तो उसकी जो दाढ़ी भी देखोगे इतनी स्क्रफी है, यहाँ से कोई ऐसा शेप नहीं है ताकि वो कोनिकल लगे। हमने यहाँ पे भी दाढ़ी रखी थी, ठीक है, बाल भी पूरे डिसशेफल्ड है, लेकिन जब फ्लैशबैक में कॉलेज में दिखाते हैं उसको, व्हेन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, शार्प बाल है, वो बाइक पे भी आ रहा है, मतलब उसका वाइब एकदम यंग है। और जब वो शादी कर रहा है एंड में, तब एकदम फ्रेश चिकना है, क्लीन शेवन है, बाल लंबे हैं। तो इतना वेरिएशन हमने क्रिएट किया ताकि जब ऑडियंस पिक्चर देखती है तो उसको वो प्यार में पड़नी चाहिए कैरेक्टर की, वाओ आई एम सीइंग ए रियल कैरेक्टर, आई एम सीइंग ए रियल लाइफ, यू नो, कबीर सिंह। तो अगर उसमें आप जीत लेते हो ना ऑडियंस को, तो इट्स ए बिग थिंग फॉर यू कि वाह। और उसी तरीके से मैंने एनिमल में भी काम किया था रणबीर कपूर के ऊपर, क्योंकि जब मैं संदीप सर के साथ बैठा, संदीप सर ने मुझे जब स्टोरी सुनाई कि आलिम लंबे बाल हैं, वो जब अमेरिका जाएगा वहाँ से जब आएगा तो और लंबे उसके बालों नीचे दाढ़ी ऐसे होनी चाहिए, और जो वो डैडी के सामने और डैडी के लिए अपने लंबे बाल कटाता है कॉलेज में। मैं बहुत कंफ्यूज था जब मुझे कहानी सुनाने में ना, मुझे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले भी लंबे बाल है, फिर वो दाढ़ी का, फिर वो बाल कटा देता है, फिर लंबे बाल है, मतलब कितने लंबे बाल है पिक्चर में। बोलता नहीं पहले ही लंबा बाल है जब वो यंग है, फिर बाल कटाता है, फिर बाल लंबा बाल होता है। मैंने सर 2 बार लंबा बाल है, तो लेकिन जब वो यंग है तब वो ही इज़ अ बिग फैन ऑफ माइकल जैक्सन। और देखो वो जब उसकी एंट्री है गाने में बाइक के ऊपर है, तो मैंने माइकल जैक्सन से इंस्पायर होकर मैंने वो हेयर स्टाइल क्रिएट की। तो आप अगर देखोगे तो मैंने वो फ्लिक रखी है आगे, जो मैन बन डाला है वो भी मैंने माइकल जैक्सन की फोटोग्राफ से इंस्पायर होकर डाला था। और ऑडियंस को लेकिन समझा नहीं, क्योंकि मैंने वो रणबीर कपूर के फेस के हिसाब से स्कल्प्ट किया कि लगना चाहिए कि ये इनका है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ हमने कॉपी किया है या फिर इससे इंस्पायर्ड हुए। बच्चे सब इंस्पायर्ड होते हैं ना, अभी मेरे बच्चे रोनाल्डो के फ़ैन है, तो मेरा छोटा बच्चा रोनाल्डो, तो वो भी अपने कान पियर्स करके आ गया। तो पीपल गेट इंस्पायर्ड इन यंग डेज एंड दे ट्राई टू वॉक, यू नो, लिव देयर, यू नो, लाइफ द वे दे विजुअलाइज द आइकॉन्स। और जब वो डिशेबल्ड जब दिखाया हमने रणबीर को फिल्म के अंदर, तब बाल लंबे हैं, दाढ़ी लंबी है, यू नो, और जब एक्शन भी है, आपने देखा होगा किस तरह से बालों के अंदर भी दिखता है, और ऑडियंस को लोग बहुत पसंद आया। हाँ, वो जब जब जैसे आपने एंट्री की बात करी, जब वो आता है अपने लंबे बालों के साथ, दैट हैड बिकम अ रेज, बाइक में आकर रुकता है और साथ में वो म्यूजिक भी बजता है, और उसके बाद द ट्रांजिशन इनटू शॉर्ट हेयर, और बीच में वो थोड़े वजन गेन करते हैं तो उनके बालों का। आलिम, आपने कहा है कि बालों की भावनाएं होती है, हेयर हैज इमोशंस, सो यू थिंक, एंड आई आल्सो वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि लोगों को पता चले कि कितनी रिसर्च होती है हर एक लुक के पीछे, और लोग इतना डीपली नहीं सोच पाते कि हम एक कबीर सिंह के कैरेक्टर से प्यार कर रहे हैं। आप छावा भी देखो ना, छावा में विकी कौशल का जब आप लुक देखते हो, छत्रपति शांबाजी, आप तो किसी भी प्रोफाइल में देखो, उनकी जो दाढ़ी का शेप है, यू नो, उन्होंने अपना वक्त दिया दाढ़ी बढ़ाने के लिए। उनकी रियल दाढ़ी है उनकी, कुछ एक्सटेंशन नहीं है दाढ़ी के अंदर, कुछ फेक नहीं है, रियल दाढ़ी है। और वो मुझे हमेशा टाइम देते थे शेप करने के लिए कि, और मैं उनको हमेशा हर प्रोफाइल से दिखता था। जब वो इधर, सोचो ये मैं विकी कौशल इधर बैठे, मैं वो उधर बैठा रहता, उधर जाके खड़ा होता था। मैं उनको हमेशा बोलता था कि मैं ना, विकी अभी फेस ऐसे करना, फेस ऐसे करना, फेस ऐसे करना। अगर वो फेस ऐसे 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 भी कर रहा है ना, तो गाड़ी का शेप कोनिकल होना चाहिए। और आप वो फिल्म देखोगे ना छावा, तो आप हर एंग प्रोफाइल में देखो दाढ़ी वैसी की वैसी कोनिकल लगती है, क्योंकि एक्शन में, इसमें, उसमें हर जगह वो पावर दिखना चाहिए। तो हर चीज़ में मेहनत करती है। जैसे वो जब शेर के साथ फाइट है, क्योंकि वो मुझे बोला गया था कि एंट्री है, इसके पहले पकड़ी है, लेकिन जब पहला बार बाल दिखेंगे तो किस तरह से उड़ने चाहिए बाल। तो एक सिनेमैटिक चीज़ होती है। हम अपने जो हीरोज़ होते हैं ना, उनको एक, जो वॉरियर्स हैं उनको हम विजुलाइज करते हैं, एक हीरो है हमारे लिए। तो कि एक रियल कहानी जब मम्मी पापा नानी सुनाती है अलग होती है किताबी कहानी, और जब हम सेलुलर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो लार्जर देन लाइफ होता है। ठीक है, तो वो सिनेमैटिक लगना चाहिए। हम फिल्म देखते ही उसी के लिए हैं कि जो चीज़ हम रियल में नहीं देख पाते वो फिल्म में देखते हो, और उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, ये होता है, वो। हम रास्ते पे चलते थोड़ी ना बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, बट फिल्म जब देखते, जब हीरो की एंट्री होती है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। तो आपको एक सेटिस्फाई होता है कि हमारा हीरो है, हमारा राजे है। तो छावा में भी अगर आप सैम, वैसे विकी की आप सैम बहादुर भी देखोगे ना, जो उसमें हमने लुक किए हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आए थे वो लोग। सैम बहादुर में लगता है कि विकी कौशल है, बिल्कुल सैम बहादुर ही लगता है। तो मज़ा आता है मुझे, मैं ऐसे लोगों के काम करता हूँ और मुझे लुक्स क्रिएट करता है। और साउथ में भी अगर आप देखो बहुत सारी, जैसे राजमौली सर की फिल्म है, बाहुबली हो गई, RRR हो गई, अभी उनकी एक नई फिल्म है वो भी मैं कर रहा हूँ महेश बाबू सर के साथ,
तो उसमें भी काफ़ी अलग लुक है। तो जब काम करते हैं तो मज़ा आता है ऐसे काम करने में। ये विकी कौशल की जो नई फिल्म आई है छावा और बहुत सराही भी जा रही है, उसमें आपने एक जगह उन्हें मैन बन भी दिया हुआ है जब वो पानी से कैसे सोचा आपने राजे को मैन बन देने? ये एक तो पहली बात तो फुल क्रेडिट टू लक्ष्मण उतेकर सर, क्योंकि वो बहुत पैशनेट है, वो सेटिस्फाई होती ही नहीं किसी चीज़ से। मैंने लुक टेस्ट भी इतने किए फिल्म से कि मुझे थका दिया था सुबह से लेकर रात तक। वो हर एक डिटेलिंग में, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, खुश होते हैं, फिर बोलते नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, फिर से करते हैं। तो उस चीज़ का भी एक मज़ा है कि मैन इज़ नॉट सेटिस्फाइड and you're working, so this also gives you something that you have to push yourself and work more hard, because for me he's my client that time, right? Director, actor, and that movie is my client, right? If they are not happy, you have to push yourself and work hard. जैसे आप अगर किसी टेलर के पास अपने कपड़े सिलाने जाते हो, आप बोलते हो ना यहाँ टाका नहीं मारा, वहाँ टाका नहीं मारा है, मज़ा नहीं आ रहा है, फिट बराबर नहीं है, आप चाहते हो ना। तो अगर आपको टेलर आपको खुश कर देता है कि नहीं मैडम आप रात को आओ सब ठीक हो जाएगा, तो उस तरीके से मुझे मज़ा आता है। तो मेरा कभी ऐसा ईगो हर्ट होता नहीं है ना, मैं कभी किसी चीज़ के अंदर वो रखता हूँ कि अरे यार मुझे बोल रहे हो क्या, मुझे क्या काम नहीं आता है क्या, तुम ही कर लो। मैंने कभी ऐसा कभी किसी से बात नहीं की, ना कभी ऐसे अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए कि तुम ही कर लो ना, तुम्हें आता है तो काम, कभी नहीं। अगर कोई खुश नहीं है तो जेन्युइनली खुश है कि वो उसका विजन है, फिल्म वो बना रहे हैं। ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप, ही नोज एवरीथिंग। Okay, we are just technicians, right? So we have to give what they want. In fact, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ ख़राब है, अगर उसका टेस्ट ख़राब है तो अलग बात है, ठीक है। अगर उसका टेस्ट ख़राब है तो आप कोशिश करो तो इसका टेस्ट इम्प्रूव करने की। मगर आपको लगता है कि नहीं इसका टेस्ट अच्छा है और आप वो टेस्ट तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो। मैं हमेशा ये कोशिश की, अगर मुझे लगता है कि चलो किसी का टेस्ट ही ख़राब है, उसको कुछ जो मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मज़ा आ गया, वेरी गुड, देन आई शुड बी सेइंग कि नो सर दिस इज़ नॉट गुड, दिस कैन बी बेटर। सो दिस इज़ व्हाट आलिम हकीम ब्रिंग्स ऑन द टेबल व्हेन आई एम वर्किंग, राइट। अगर मुझे लगता है कि ऐसा होता है ना कि आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट करते हो, कई लोग खुश हो जाते हैं आपके काम से, बोलो तो ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है, तो खाली खुश हो गया अंदर। तो आप बोलो कि सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी फिल्में आएगी चली जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि आपने कुछ इम्पैक्ट ही नहीं दिया है। तो वर्क हार्ड। आई रियली वांटेड टू थैंक यू बिकॉज देयर इज, लाइक यू सेड, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एनीथिंग। यू मेड अ हिस्टोरिकल संभाजी महाराज look so cool, if I may say. The Raje looks so cool, so thank you so much, because that thin line was never crossed. But this was one Raja that the Gen Z could connect with, because he was looking larger than life, so nice, so graceful. The hair was beautiful. Is that his real hair? The real hair hair, flying on the screen? Yeah, it's real. Amazing. He's really worked hard on that look. Worked hard on his physique, everything, his body language, everything. See, सिर्फ लुक करने से कुछ नहीं होता, आपका एक्टर भी होना चाहिए ना, जो कि आपका लुक कैरी कर रहा है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे अगर आपने कहा रियल बाल, जैसे हमने बाहुबली की थी प्रभास की, तो वो फिल्म में हमने थोड़े एक्सटेंशंस लगाए थे। अच्छा। प्रभास सर को, और जब हमने लगाए थे मैं ओवर पैशन हो गया था, मैं कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन लगाए थे तो बाल कुछ ज़्यादा भारी हो गए थे। तो राजमौली सर ने कहा कि आलिम इज़ टू मच, व्हेन ही विल राइड द हॉर्स हिज हेयर विल नॉट फ्लाई, एंड सो व्हाट ही डिड, ही मेड हिम प्ले बैडमिंटन and he recorded everything. And then he showed me, see Alim, it's not flying. Oh my God. So you're learning so much from genius like Rajmouli sir, sir. Yeah, I also get to learn so much, Then मैंने sir को बोला, sir give me 5 minutes, I took Prabhas sir in the room, I removed few extensions from the back, and then again he recorded. And then he showed me in slow motion. You see, now hair is flying. I want my Prabhas to look like this, and that's how people loved Bahubali look. And उसमें दो थे, बाप और बेटा, दोनों का मैंने लुक थोड़ा लग रखा था। एक के थोड़े ग्लॉसी बाल रखे थे, थोड़ा सा मिस्टी, क्योंकि वो पहाड़ों में है और हमेशा पानी के बीच में, तो एंट्री भी उनकी देखोगे तो पहाड़ों में पानी के बीच में से, तो वो मिस्ट हमेशा मैंने बाल में रखा है, वो शाइन, क्योंकि जब आप पानी के बीच में हो आप, तो वो मिस्ट हमेशा आपके बालों में रहना चाहिए। बट हैट्स ऑफ टू राजमौली सर, बिकॉज ही इज़ सो पैशनेट, ही इज़ वेरी पैशनेट।
When I introduced you, I said that सभी हैं यहाँ जो आपके आगे सर झुकाते हैं और आपकी हॉट सीट पर बैठते हैं. तो if I start saying the name of the stars and the cricketers, I think this podcast छोटा पड़ जाएगा. So when they come and sit on your hot seat, आलिम के सामने बैठते हैं, तो ये hair styling is a very tedious process. So हमारे audiences को आप बताइए कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो बहुत जिनसे पेशेंस नहीं है, जो बिल्कुल सीधा नहीं बैठता और आलिम को बोलना पड़ता है बस 2 मिनट. नहीं ऐसे तो ऐसे सारे इम्पेशेंट एक्टर नहीं, सारे ऐसा कोई इम्पेशेंट नहीं है. मैं कहना चाहूँगा काफ़ी लोगों को नॉलेज है, मतलब जैसे इम्पेशेंट वही होता है जिसको पता भी है कि क्या हो रहा है बालों के बारे में. जैसे सैफ अली खान सर हैं, शाहिद कपूर हैं, इनको पता है बालों के बारे में, खुद काफ़ी नॉलेज है बालों का, जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और अपना भी एफर्ट डालते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. अब शाहिद की भी अगर लुक्स देखोगे काफ़ी आइकॉनिक होते हैं हर फिल्म में. उड़ता पंजाब में काफ़ी अलग लुक था उनका. Did you give him that look where it says Fuddu on the side? फुद्दू या अभी तक किसी भी लीड एक्टर ने अपने बालों को ऐसा शेव नहीं किया है, कभी भी नहीं. कुछ हेयर टैटू नहीं कराया आज तक. ही इज अभी बिफोर शाहिद कपूर ऑल्सो देयर वाज नोबडी, आफ्टर शाहिद कपूर ऑल्सो देयर इज नोबडी आफ्टर दैट फिल्म. बट शाहिद मान गए. हाँ, उनको कराना था, वो मान क्या कि वो खुद चाहते थे. एंड आई फ्लू डाउन टू चंडीगढ़ फॉर दैट. आई रिमेंबर चंडीगढ़ में किया था हमने जाके, मैं चंडीगढ़ गया था वो करने के लिए. और उसके पहले उन्हीं का आइडिया था कि टॉमी सिंह का कैरेक्टर था वो, और इज अ वेरी क्रेजी लाउड कैरेक्टर इन दैट फिल्म. एंड उसमें हमने एक्सटेंशंस लगाए थे और हम चाहते थे कि ब्लू कलर डाले बालों के अंदर, क्योंकि ब्लू भी पहले किसी हीरो ने नहीं किया था. और करते करते एक साइड के बाल छोटे थे, एक साइड के बाल बड़े थे, तो शायद से कि मुझे ऐसे ही करना है. इज़ अ क्रेजी गाय. अगर आप फिल्म में देखोगे तो पूरी फिल्म में एक साइड के बाल छोटे हैं, एक साइड के बाल लंबे हैं. दैट्स द लुक. So you also need a lot of confidence to do that. Correct. And Shahid has that, he has that kind of confidence where he can pull off things, and that's why he comes out with iconic looks. अगर आप विशाल भारद्वाज की हैदर भी देखो, उसमें कितने सारे लुक है. गंजा भी हो गया, बाल भी लंबे हैं, दाढ़ी भी है. उसी फिल्म में उनके 6-7 लुक हैं. फिर उड़ता पंजाब हो गया, फिर आपकी कबीर सिंह हो गई, देवा में अगेन उन्होंने बाल बस किए. तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अलग अलग लुक करें, पर उनके लुक्स हमेशा ट्रेंड सेट करते हैं. और he has a good amount of fan following when it comes to his looks and the way he style packages himself. Yeah, everything is his dressing sense, his hair, everything. He's got a very cool vibe about himself. So he's one of the adventurous actors who likes to, play around with his hair and experiment with different looks. There are many looks. actors actually, if you see, many actors. Ranveer Singh also. इनफैक्ट आप रणबीर कपूर को भी देखो तो अपनी हर फिल्मों में वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं. रॉकस्टार में अलग हेयर स्टाइल थी, ये जवानी है दीवानी में अलग थी, फिर बर्फ़ी में अलग थी, तो करते हैं. फिर ये जो भी संजू में तो ऑब्वियसली वाज प्लेइंग रियल संजय दत्त, तो उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया था उनकी हेयर स्टाइल क्रिएट करने में. हाउ इज इट आलिम वर्किंग विद संजय दत्त ऑल दीज इयर्स एंड देन स्टाइलिंग रणबीर कपूर फॉर संजू? How the transition that Sanjay Dutt is still very much there and in the scenario, and then you're styling somebody. So what was your prep, and you made all the looks so believable. It was like watching Sanju on screen. In fact, Rajkumar Irani sir, उनका भी काफ़ी उसमें हार्ड वर्क था. Obviously prosthetic artist also. There was Clover working that time, Vikram Gaikwad sir working also on that film. So सिर्फ हेयर स्टाइलिंग का नहीं है, जैसे मैंने कहा अमैलगेशन ऑफ एवरीथिंग. क्लोवर और विक्रम गायकवाड सर दोनों ने काफ़ी मेहनत की थी पूरा फेस तैयार करने में. और फिर हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल जब पहला ट्रेलर आया था, अपनी कुर्सियों की सीटें बांध लो, ऐसा करके कुछ था ट्रेलर, आई रिमेंबर. और 6 संजय दत्त लाइन से ट्रेलर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कैंपेन है. तो यार मैंने क्या काम किया है, सब मुझे बिल्कुल. यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट वर्क यार. बोला तो अवार्ड मिलना चाहिए काम के लिए. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अवार्ड फॉर हेयरड्रेसर्स इन आवर कंट्री. Maybe this is the time that we tell whoever is listening that there has to be an award. हमारी फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कोई अवार्ड ही नहीं है हेयरड्रेसर्स के लिए. मेकअप आर्टिस्ट को देते हैं लेकिन हेयरड्रेसर को नहीं देते, पता नहीं क्यों. तो जब वो देखा सब लोगों ने, ऑडियंस ने कि क्या संजय दत्त लग रहा है फिल्म के अंदर, रणबीर कपूर लग रहा है, संजू ही लग रहा है. बिल्कुल. तो मैंने हर चीज़ पे काम किया था, उनकी ब्लॉन्ड हाईलाइट्स पे भी, फिर लंबे बाल पे भी. और हम लोग रात को रिहर्सल करते थे, मैं और रणबीर.
उसके टॉयलेट के अंदर, तो रणबीर मुझे अपने सीन करके दिखाता था, संजय दत्त की स्टाइल में बाल मैंने देखे, और मैं अपने उसके फ़ोन से रिकॉर्ड करता था, बाल ख़राब हो गए, बाल ख़राब हो गए, बाल ख़राब हो गए, सो वील नॉट कीप थानेदार वाला हेयर स्टाइल, वील कीप साजन वाला हेयर स्टाइल, सो वी यूज्ड टू डू दैट। मेरे पास है सब फ़ोन में अभी भी, और सब सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने कहीं डाले नहीं, ना किसी को दिखाया है। तो फिल्म के अंदर एक्चुअली थानेदार वाला हेयर स्टाइल रखने वाला था मैं, स्पाइकी है, तम्मा तम्मा से, तो दैट वाज अ वेरी आइकॉनिक हेयर स्टाइल ऑफ संजय दत्त। फतेह फिल्म आई थी और थानेदार आई थी, और तब वो संजय दत्त ने हेयर स्टाइल चेंज की थी, बट समहाउ ऑन स्क्रीन ना दैट वाज नॉट लुकिंग नाइस, द हेयर वाज फॉलिंग टू फ्लैट। देन वी फेल्ट एंड आई स्पोक टू राज कुमार हिरानी सर दैट साजन वाली हेयर स्टाइल करते हैं, थोड़ा सा मैं टॉन्ग करता हूँ, थोड़ा सा बॉडी वेव करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और छाती पे इसके बाल रखते हैं, और 2 शर्ट कुर्ता हो, बैगी पैंट और ये वाला स्टाइल। देन अगर आपने वो सीन देखा होगा कि इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये है वो वाला हेयर स्टाइल लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत पसंद आया था। क्या आपको उस फिल्म के लिए संजय दत्त ने कॉल करके आपकी तारीफ करी थी कि आलम यार मज़ा आ गया? संजय सर ने भी की, और सबने की थी, पूरे मतलब जितने थे लोग, सारे दूसरे हेड्रेसेस भी हैं और दूसरे जो एक्टर्स भी हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत तारीफ की कि रणबीर हैज़ लुक्ड फैब इन द फिल्म। और एनिमल भी मुझे बहुत लोगों ने तारीफ की कि रणबीर कपूर को जो प्रेजेंट किया एनिमल में, उसके बालों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और रणबीर कपूर की तो हम बात करते ही हैं एनिमल में, बट बॉबी देओल, डिड यू डिजाइन हिज लुक एज वेल? बॉबी इज लाइक माय ब्रदर, दैट हैज बीन कॉल्ड द बिग कमबैक strangely because he's always been relevant, but that movie was like a turning point for him at that time, the look when he comes on screen. बॉबी देओल इज लाइक फैमिली टू मी। तो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो मेरी फैमिली जैसे हैं, तो काम में सबके साथ करता हूँ, बट बॉबी देओल है जो कि मेरे भाई जैसा है, और मेरी वाइफ से भी बहुत क्लोज है वो। और जब संदीप सर ने मुझे बोला कि बॉबी का ऐसा कैरेक्टर है, पहले वो कैरेक्टर कनाडा में रहने वाला था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी में चेंज आया, देन ही इज़ लंदन बेस्ड। इफ़ यू सी मूवी, वो लंदन का कैरेक्टर फिल्म के अंदर। फिर मैंने कहा कि जो बाल है थोड़े से वेवी होने चाहिए, थोड़े सुफियाना होने चाहिए, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो गूंगा है फिल्म में, तो जो उसकी पर्सनालिटी है वो बहुत पावरफुल लगनी चाहिए। फिर देन वी क्रिएटेड हिज बियर्ड ऑल्सो इन सच ए वे, वेरी स्क्रफी बट वेरी वेल शेप्ड बियर्ड। तो डायरेक्टर के कुछ अलग व्यू पॉइंट है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर ख़तरनाक इंसान है, ऐसा लगना चाहिए कि उसको तो बॉदर्ड ही नहीं है सब करने का। नो मतलब फॉर ऑडियंस देयर शुड बी एन इम्पैक्ट ऑफ स्टाइल, राइट? इतना ठीक है जो हमने किया। संदीप सर रियली लाइक्ड इट, और ये हम लोग ने सैलून के अंदर लुक टेस्ट किया था। संदीप सर भी सैलून में आए थे, बॉबी भी सैलून में था, और जब किया तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं हमेशा ना बहुत ओपन हूँ और बहुत फ्रैंक हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, मतलब किसी भी स्टैचर से, अगर कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है या एक्टर है, मैं हमेशा मुँह को बोल देता हूँ अगर मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं कभी डरता ही नहीं हूँ किसी भी, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि यस सर, ओके सर, यू लाइक सर, ओके गुड सर, ओ वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, यू लाइक, यू हैप्पी। मैंने कभी लाइफ में किया नहीं। अगर मुझे लगता है कि ठीक नहीं है तो मैं, कोई भी डायरेक्टर हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, उसने कितनी भी 1000 करोड़ की फिल्में बनाई हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नो सर, नॉट वर्किंग, आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क। तो एनिमल के टाइम पे भी यही हुआ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की जो कि डायरेक्टर के अगेंस्ट थी, और वो बाद में डायरेक्टर ने बोला कि नहीं अच्छा है, व्हाट यू डूइंग इज़ नाइस, नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, इट वर्कड। एंड संदीप सर इज़ अ वेरी गुड लिसनर। ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं, वो ना, if something is working for his film and he'll give his viewpoint, but he's very alert and very sharp. He doesn't forget things. आपने क्या बोला, क्या करना। तो मज़ा आता है ऐसा काम करने में, where your director is also listening to you and you also are a good listener. It becomes a good team, because ऐसे होता है ना, टीम उसी को बोलते हैं कि तेरी चीज़ बोल, तू बोल। अगर आप डेड हो और हर चीज़ में यस यस कर रहे हो, यस यस कर रहे हो, तो क्या टीम हो आप फिर टीम ही नहीं हो ना, आप खाली बोलते हैं ना कि चमचे हो, चमचे। हमने बॉलीवुड के बारे में तो बहुत सारी बात करी, पर मैं मेरे ऑडियंसेस को ये भी बताना चाहूँगी, ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बिजनेस टाइकून्स और सारी इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट्स आलिम आपके पास आते हैं। तो अभी एक बहुत बहुत बड़ी शादी ऑफ द एरा कही गई, और उसने सबको मास्क कर दिया। कोई फिल्में उस वक्त रिलीज़ नहीं हो रही थी डर के मारे। उस फैमिली के लिए भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, और तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इज दिस लाइक a big production happening? How ऐसा किसी mammoth
नहीं, बड़ा नॉर्मली है। सी, जो जितनी बड़ी बिजनेस फैमिलीज होती हैं काफ़ी सिंपल लोग होते हैं, इनका अप्रोच काफ़ी सिंपल होता है, और बल्कि मैं कहूँ तो बहुत आसान होता है काम करना, क्योंकि ऐसे कोई हाई डिमांड नहीं होती लुक को लेके। आपके मूड बोर्ड्स होते हैं कॉस्ट्यूम के, कि ये हल्दी वाले दिन ये पहन रहे हैं, संगीत वाले दिन ये पहन रहे हैं, और बारात वाले दिन, और आपको फ्रैंकली बोलूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर हेयर स्टाइल्स ही होती हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। फिल्मों की तरह नहीं होता कि हल्दी वाले दिन मैं दाढ़ी बड़ी रखूँगा, ये वाले दिन मैं दाढ़ी छोटी ऐसा कुछ नहीं होता। तो दे ऑल वांट टू लुक नाइस, एक्चुअली दे ऑल वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, दे ऑल वांट टू लुक गुड, और अप्रोच अच्छा, और अच्छा मज़ा आता है एक्चुअली, क्योंकि माहौल इतना अच्छा होता है, आप इतने अच्छे अच्छे शोज़ देखते हो, क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल सिंगर्स आते हैं, एंड यू get to see everything. It's a good fun thing, But तो lot of tantrums flying around or no? कुछ भी नहीं, Very tantrums down. क्या, बहुत बहुत प्यारे लोग होते हैं, और बहुत ही superb human beings, and that's how they all are successful people, because आप सक्सेसफुल भी तभी बनते हो लाइफ में जब आप हम्बल होते हो, ग्राउंडेड होते हो। तो हम जो जो दूसरे जो अपोजिट लोग हैं, वैसा सोचते हैं कि अरे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि बहुत ही हम्बल अप्रोच होता है और बहुत ही नॉर्मल अप्रोच होता है। I go to a salon a lot, and I have a favorite stylist. जी So you are a favorite of everybody that we've named and more. But कहते हैं कि एक stylist जो आपका होता है वो आपका therapist भी होता है. Do you feel sometimes that when somebody is sitting in that chair in front of you in probably their most non-camera moment of their life, do they share their personal stories with you at times? ऐसा होता है, बहुत सारे हेयरड्रेसर्स और क्लाइंट्स के बीच में ऐसा होता है कि इट्स अ वेरी पर्सनल आप रिलेशनशिप बन जाती है, क्योंकि आप बहुत 1 घंटा या 2 घंटा आप अकेले गुजारते हो हेयरड्रेसर के साथ, तो कई बार आपकी ज़्यादा दोस्ती डीप होती है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, आप रखो काम टू काम, बातें रखो, और जितना हो सकता है फैशन को लेके या काम को लेके या उसको अच्छा दिखाने के बारे में बात करो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू पर्सनल। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था, बोलते कि नाई हमेशा आपके कान भरता है, ऐसा बोलते हैं क्योंकि आपको हमेशा इधर उधर की बातें सुनाता है। तो और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं कोई भी वो चीज़ नहीं करता हूँ जो दूसरे लोग करते हैं, तो मेरा अप्रोच हमेशा अलग रहा है, और मेरी इसलिए दोस्ती भी इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग इसलिए बनी क्योंकि मैंने वो अपनी इमेज ऐसी बनाई कि मुझे वो अपनी फैमिली जैसा समझे। आप अगर देखोगे हमारी फील्ड में, आप जब सैलून जाते हो, ठीक है, जब आपको काम अच्छा लगता है, किसी ने अच्छा हेयर कट किया, अच्छा आपको शैम्पू कर दिया, अच्छा मसाज दे दिया, तो आप हेयर ड्रेसर को 100 रुपये टिप दे देते हो या 150 रुपये टिप दे देते हो, और वो हेयर ड्रेसर रख भी लेता है, ठीक है। जब बचपन से लेके मैंने जब काम शुरू किया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और टाइम जिस तरह से मैंने आपको बताया मेरे घर में पैसे नहीं थे, जो मेरी स्ट्रगल थी, मैंने कभी लाइफ में 1 रुपया भी टिप नहीं लिया, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को आर्टिस्ट समझा, नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर। आप किसी आर्टिस्ट को कभी टिप नहीं दोगे, ना किसी, आप कभी बोलोगे अरे एक पायलट को अरे क्या लैंडिंग की, जाते जाते पैसेंजर बोलेगा ले 100 रुपये रख ले, क्या लैंडिंग की, हाँ नहीं करोगे ना। आप किसी डॉक्टर को पैसा नहीं दोगे ना, अरे क्या किडनी निकाली आज, लो 50 रुपये एक्स्ट्रा फॉर रिमूविंग किडनी वेरी नाइसली, नो। आप अगर मनोज बाजपेयी या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, प्रोड्यूसर नहीं बोलेगा ना ऐसे 100 रुपये एक्स्ट्रा, इज एन आर्टिस्ट। Correct. So even I'm an artist. Why are you paying me 100 rupees extra? Why? What do you think of me? अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे क्लाइंट भी मेरी वैसी ही इज्जत करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे वो, जब उनको ऐसा लगेगा कि मेरा आर्टिस्ट मुझसे पैसे नहीं ले रहा है, तो क्या करेगा, मेरे लिए कभी ना कभी कुछ गिफ्ट ले आएगा या मुझे डिनर पे लेके चले जाएंगे। तो जब प्रोड्यूसर्स खुश होते हैं अपने एक्टर से, वो उनको टिप नहीं देते, उनको गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। जैसे आप देखते हो ना, किसी को कोई गाड़ी गिफ्ट हो गई है, किसी को लैम्बोर्गिनी गिफ्ट हो गई, किसी को मर्सिडीज गिफ्ट हो गई, किसी को जी वैगन गिफ्ट हो गई, किसी को रोल्स रॉयस गिफ्ट। तो दैट्स देयर वे ऑफ शोइंग द लव, शोइंग अप्रिशिएशन। सो मुझे भी ऐसी सारी चीज़ें कई बार आती हैं। तो आप जैसे अपनी इमेज बनाओगे वैसा आपको लोग लेंगे। तो मैंने इस प्रोफेशन को, हेयर ड्रेसिंग में, काफ़ी रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश की है कि एक हेयर ड्रेसर की इमेज कैसी होनी चाहिए, कि ही इज़ अ आर्टिस्ट,
तो एक आर्टिस्ट की इज्जत वैसे ही होनी चाहिए। तो मैंने कभी लाइफ में कोई टिप नहीं ली। अगर वो मैं टिप लेता तो मुझे कभी अपना फैमिली मेम्बर नहीं समझते हो, ठीक है। आप कभी अपने माँ बाप को या अपने बहनों को कभी टिप देते हो कि माँ आज आपने मुझे बहुत प्यार किया, 100 रुपये टिप। बाप आपने मेरे को बहुत प्यार किया, आपको 200 रुपये टिप। लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट तो लेके आते हो ना। तो रिश्ता क्या हुआ? घर का है। तो जब मैं भी ऐसा रहूँगा, जब मेरे लिए कोई गिफ्ट, तो घर का रिश्ता है, तो उस तरह से आप घर के बन जाते हो फिर। तो मेरी जो मोहब्बत है, जो मेरे लिए प्यार है इंडस्ट्री के अंदर ना, वो घर वाला इसलिए बना है कि मैंने अपने आप की इज्जत आपके खुद के हाथ में है कि किस तरह से आप बना रहे हो, अपना ओहदा कैसा बना रहे हो, अपना स्टेचर कैसा बना रहे हो। तो उसी तरह से लोग फिर आपको देखते भी हैं। तो मैंने हमेशा अपने आप को उस तरीके से पैकेज करने की कोशिश की कि जैसा मैं रहूँगा वैसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे और वैसी ही इज्जत देंगे। तो मैंने कभी लाइफ में कोई टिप नहीं ली ना कुछ। जो मेरा वर्थ है वो मैंने लिया है, वो जो सब लेते हैं, तो मैं उससे ज़्यादा क्यों लूँ। I'm so glad Alim you said that because I'm sure हमारे audiences कैलकुलेटर पे 1,18,000 का टिप निकाल रहे होंगे इस वक्त। So he doesn't take the tip, तो आपका खर्चा 1,00,000। इंसान को खुददार रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर काम के अंदर। अगर आप खुददार रहोगे तो आपकी इज्जत होती है, अगर आप खुददार नहीं रहोगे तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं, तो और कुछ नहीं है। अगर आप किसी को 100 रुपये टिप दोगे, नेक्स्ट टाइम आप उसको 150 दे दोगे, कभी काम कुछ हुआ तो 200 दे दोगे, और क्या करोगे? अगर आपसे टिप नहीं लेगा तो आप उसके लिए कभी कभी परफ्यूम ले आओगे गिफ्ट। महाराजा राजा के ज़माने में होता था ना, आज मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, ये ले सोने का हार। आपके जो भी दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं जो आपके सामने बैठते हैं, कभी किसी ने खुश होकर कहा ले आज तो घड़ी उतार के ले तू। कुछ आपको ऐसा इंसिडेंस याद है जहाँ आपको बिल्कुल एकदम टाइम पर उन्होंने इतने खुश हुए अपने लुक को लेकर या अपने? ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है, ऐसा होता है। और थोड़ी बहुत घड़ियाँ इधर उधर गिफ्ट आ जाती हैं, थोड़ी बहुत। हाँ, तो वो हर जैसे वही काम है, जैसे जिस तरह से आपको कहा कि दोस्ती यारी ये सब, और ये चलता है, हम सब में चलता है, सब दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो मेरा रिश्ता भी ऐसा रहा नहीं है लोगों के साथ कि दे ट्रीट मी एज कि एक प्रोफेशनल को बुला रहे हैं काम के लिए। दे ट्रीट मी एज फैमिली ओनली, एवरीवन। अगर मैं किसी के साथ काम भी कर रहा हूँ और उसका चार्ज भी कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक फैमिली। अगर एक जैसे हीरो होता है, वो अपने प्रोडक्शन में अगर एक्टिंग भी कर रहा है, वो अपनी फीस रखता है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से कोई मेरे साथ काम कर रहा था, मेरी फ़ीस भी देते हैं और मुझे ट्रीट भी वैसी करते हैं जैसे मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। मैं उनके साथ प्राइवेट चार्टर में फ्लाई करता हूँ काम के लिए, उनके साथ ही हर चीज़ करता हूँ, खाना पीना सब। तो दे ट्रीट मी रियली ब्यूटीफुली, बिकॉज जैसा मैंने कहा, आप जैसा सोचोगे, जैसे रहोगे, वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। Alim, we've spoken so much about Bollywood and everything, but we cannot let you go without talking about the iconic style cricketers that come and sit on your hot seat. There are many instances where you've like literally broken the internet, where the pictures became viral. It was a sensation. Do you remember that one picture of Virat Kohli where you gave him the sharp buzz cut, and that picture was literally everywhere next day? All tabloids were playing. Everywhere we could see those pictures. What was the idea? Was it his idea, your idea? How do they even agree to, because they're such faces, iconic faces, the trendsetters. How do you think of these looks and what was the story behind it? मैं आपको एक बात बताऊँ, फॉर विराट कोहली ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ही इज़ सच ए स्टाइलिश एंड हैंडसम गाय। वो अगर अपना आपका बाल भी उड़ा देगा ना, अपने शेव भी कर देगा, वो फिर भी इंटरनेट ब्रेक करेगा। तो उसमें मेरा कोहली जी ये सजेशन नहीं है। तो इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि पीपल रियली लव विराट कोहली एंड ही इज़ ए स्टाइल ऑफ। तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेयर कट अच्छा रखूँ उनके ऊपर। बियर्ड शेप हो गया या फिर हेयर कट हो गया या कुछ भी हो, मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि कितना उनको एजी दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी है ना, काफ़ी एजी पर्सनैलिटी है। तो वैसे ही होता है जैसे, और मैं सिर्फ एक क्रिकेटर के साथ नहीं, मैं तो पूरी टीम ही है, इंडियन टीम, मतलब KL राहुल, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, मिस्टर धोनी, युवराज सिंह, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, ये सब के बाल में काटता हूँ। तो what fun it must be having all of these people in your जितने studio. श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, एवरीवन, ओपनिंग बैट्समैन से लेके 12th मैन तक सबके बाल करता हूँ मैं।